हाँ जी। वेलकम है आप सबका टीसीआर द कोर्ट रूम में। और मैं हूँ एडवोकेट दीपिका, आपकी लीगल मेंटर। और आपको पता है कि हमारी 11th और 12th क्लास के लिए उनके एकेडमिक पर्पज से एक सीरीज चल रही है, जहां हम उनकी लीगल स्टडीज सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। राइट। तो आज की जो हमारी बेसिकली वीडियो रहने वाली है, वो क्लास 12th के लिए है। यूनिट 2 है उनका, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंडिया। तो बेसिकली आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही नटशेल में, बहुत ही स्ट्रक्चर वे में हमारी पूरी वीडियो रहने वाली है, जिससे कि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़कर आए हो तो उसके थ्रू आप एक प्रॉपर रिवीजन कर सके। बिकॉज हमें पता है आपके एग्जाम स्टार्टेड होने वाले हैं और आपको तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो में अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं इन द बोर्ड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पूरा कवर करेंगे। ये पार्ट 1 में रहेगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम आगे फर्दर टॉपिक्स हमारे कवर्ड होंगे। राइट। तो चलिए समझते हैं हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है क्या। बेसिकली एडीआर जिसे बोलते हैं हम अपनी जनरल लैंग्वेज में। तो एडीआर अगर हम बहुत लेमैन में समझें तो एडीआर का मतलब है कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो हम आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटल कर रहे हैं। राइट। बहुत सिंपल है, कोर्ट में ना जाके हम उस मैटर को कोर्ट से बाहर जाके म्यूचुअली थ्रू मीडिएटर और थ्रू आर्बिट्रेटर हम उसे रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। अब अगर हम ये समझें कि क्या ये कोई नया प्रोसीजर है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ये हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया से लेके और आज तक कैरी फॉरवर्ड होता आया है। अगर एंशियंट इंडिया की बात करें तो तब भी फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, बिजनेस रेजोल्यूशंस प्लस कॉमर्स और ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट थे उनके रेजोल्यूशन आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटल होते थे। और आज भी अगर हम बात करें तो काफी सारे विलेजेस में पंचायत का जो फॉर्मेट था वो एडीआर का ही फॉर्मेट है। लेकिन अब as soon as time is being passed, so now ADR is a codified law. ADR को कोडिफाइड कर दिया गया और उसको एक प्रॉपर एक्ट बना दिया गया और उस एक्ट के बेसिस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, which is Arbitration and Conciliation Act 1996। चलिए, तो अब हम आगे का पूरा प्रोसीजर समझेंगे। हम पूरा सब चीजों को बहुत नटशेल में और एक रिविजनल पर्पस से हम इस पूरी लेक्चर को अटेंड करें। चलिए, ये हमने खोले अपने नोट्स। हाँ जी। तो ये क्लास 12 का यूनिट 2 है लीगल स्टडीज का, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, चलिए। यस। तो फर्स्ट जो सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है वो बात करता है एक सिस्टम के बारे में। बेसिकली दो सिस्टम है, एक सिस्टम हम फॉलो करते हैं, एक सिस्टम हम इंडिया में फॉलो नहीं करते। ठीक है। और ये सिस्टम किसके पार्ट है? ये सिस्टम है जस्टिस, सेलेक्ट कर लेते हैं पेन। ये पार्ट है सिस्टम ऑफ जस्टिस डिस्पेंशन के। जस्टिस डिस्पेंशन का मतलब बहुत सिंपल है। कोई भी अगर किसी के भी राइट्स वायलेट हुए हैं और वो जब कोर्ट जा रहा है, कोर्ट उसको सुन रहा है और उसके बाद जो भी सेटलमेंट हो रहा है उसके थ्रू वो उनको जस्टिस सर्व कर रहा है। राइट। बहुत सिंपल। अब इसके भी जस्टिस डिस्पेंशन के भी दो सिस्टम है जो अलग अलग फॉलो किए जाते हैं। राइट। एक सिस्टम है जो हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है, दूसरा सिस्टम बेसिकली हम बोलते हैं यूरोप साइड फॉलो किया जाता है, इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है। तो क्या सिस्टम है? एडवर्सेरियल एंड इंक्विजिटोरियल। राइट। चलिए, तो इंट्रोडक्शन हम बहुत सिंपल से समझते हैं कि हर कंट्री को, जो भी हमारे यहाँ कंट्रीज हैं, उनको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। किस लिए? एक प्रॉपर लॉ चाहिए जिसके बेसिस पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर कर एक जस्टिस को डिस्पेंस किया जाए। एंड ऑफ द मोटिव अगर हमारा लॉ का क्या है, जुडिशरी का एंड मोटिव क्या है? जस्टिस सर्व करना, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, और अगर कुछ हो रहा है उसे सुनकर एविडेंस प्रॉपर देखकर तब डिसीजन लिया जाए, ताकि कोई भी आर्बिट्रेरी डिसीजन ना लगे। ठीक। तो ये क्या बोल रहा है? एवरी कंट्री फॉलोज अ सिस्टम through which disputes are resolved
एंड जस्टिस इज डिलीवर्ड। अभी हमने समझा, ये बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी कंट्री का पहला मोटिव यही है कि पहले हम उसे सुने और सुनने के बाद हम उसे जस्टिस सर्व करें। किसे? जो भी इंजर्ड है या जो भी जिसको जस्टिस चाहिए, जिसके अगेंस्ट कुछ क्राइम हुआ है या जिसको नीड है उसके राइट्स वायलेट होने की वजह से। ठीक है, चलिए। ब्रॉडली देयर आर टू मेजर सिस्टम्स फॉलोड वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में बेसिकली दो ही सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, वन इज एडवर्सेरियल एंड सेकेंड इज इंक्विजिटोरियल। ठीक, चलिए। नाउ इंडिया फॉलोज एडवर्सेरियल सिस्टम। हम लोग एडवर्साइरियल सिस्टम ही फॉलो करते हैं। जो हमारा सिस्टम है वो बेसिकली एडवाइजरी बेस्ड है। ठीक, जिसकी एडवाइस है वो हम आगे भी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडिया जो फॉलो करती है वो एडवर्साइरियल सिस्टम फॉलो करती है, whereas countries like France, Germany, Italy and Spain largely follow the inquisitorial system। अब हमारा अगला मोटिव क्या हुआ? जब हमने ये दो नए वर्ड सुने, दो नए सिस्टम सुने हैं, तो अब हमें ये सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि ये होता क्या है, राइट? चलिए, तो पहले, इससे पहले हम बहुत एक बेसिक समझते हैं, वो है जस्टिस डिस्पर्शन। तो जस्टिस डिस्पेंशन कैसे होता है, इसका मतलब क्या है? तो जस्टिस dispensation means the process through which courts and legal institutions administer justice by hearing disputes, examining evidence and delivering judgments according to the law। बहुत सिंपल है, एक लॉ बना दिया, लॉ ने हमें प्रिस्क्राइब किया अबाउट व्हाट, अबाउट हाउ टू हियर द पार्टी, पार्टी को कैसे सुनना है, कैसे एग्जामिन करना है, और क्या एविडेंस रेलेवेंट होंगे, क्या एविडेंसेस इररेलेवेंट होंगे, कौन कौन से एविडेंसेस लिए जाएंगे कोर्ट में, कौन से नहीं लिए जाएंगे, कौन से क्रॉस एग्जामिनेशन में जाएंगे, क्या चीफ एग्जामिनेशन होगा। ऑल दिस प्रोसीजर इज बीइंग गिवन एज पर द लॉ, इन द लॉ, एंड आफ्टर हियरिंग टू द पार्टीज नाउ द कोर्ट विल डिसाइड द जजमेंट एंड विल गिव द जजमेंट and later on it will be executed thereupon। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा प्रोसीजर है, कहां से शुरू हो रहा है? ये बहुत स्टार्टिंग से, कि पहला हम क्या कर रहे हैं? हियरिंग, हियरिंग द डिस्प्यूट, व्हाट इज द मैटर, इशू ऑफ द फैक्ट, व्हाट इज द फैक्ट इन इशू, राइट? नाउ सेकंड, फिर उसको हम क्या कर रहे हैं? एग्जामिनेशन कर रहे हैं, किसका? जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं कोर्ट में उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। ये जो पूरा सिस्टम है ये एक पार्ट है इसका जस्टिस डिस्पेंसेशन का। बहुत सिंपल। अब इन दोनों को करने के बाद नाउ कोर्ट इज डिलीवरिंग द जजमेंट एंड ऑल दीज प्रोसीजर, जो ये पूरा प्रोसीजर हो रहा है, इट शुड बी एज पर द लॉ, जो लॉ में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इंटरवेंशन है एज पर द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द जजमेंट इज नॉट क्वाइट रेलेवेंट, बट व्हाट लॉ इज सेइंग इज द मोस्ट रेलेवेंट थिंग। ठीक है, चलिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? जस्टिस डिस्पेंसेशन का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोटेक्टिंग राइट्स, जो भी सिटीजन है, जो भी पर्सन है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई वायलेशन ना हो, कोई आर्बिट्रेरी डिसीजंस ना हो, और वहां पर जो भी डिसीजन लिए जाए उसको क्या माइंड में रखा जाए? इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ द कंट्री। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, अगर लॉ नहीं होगा तो फिर इतना क्योस क्रिएट हो जाएगा कि एवरी पर्सन विल फॉलो देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट? और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे जजमेंट पास करेंगे, और वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा क्योस होगा, बहुत अनरीजनेबल भी हो सकता है, और विदाउट लॉजिक, विदाउट लीगल प्रोसीजर भी हो सकता है, राइट? नाउ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट पीसफुली, बहुत सिंपल मोटिव है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है उसे आराम से बैठ के सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लॉ ने पूरा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करके दिया है, हमें लॉ ने बताया है कि हमें वो जो पर्टिकुलर केस आ रहा है उसको डिस्पेंस कैसे करना है, राइट? चलिए, एंश्योरिंग फेयरनेस एंड इक्वालिटी। सी, अगर हमारी सिटीजन, एक जो कंट्री में इतने सारे सिटीजन्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल ऑफ सेक्टर अलग अलग के हो सकते हैं, अलग अलग क्लासेस के हो सकते हैं, तो अगर ऐसा होता, अगर लॉ नहीं होता, तो वहां पर
फेयरनेस और इक्वालिटी नहीं होती, बिकॉज जो फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके लिए अलग लॉ होता, जो नॉर्मल रिच पीपल है उनके लिए अलग होता, जो पुअर पीपल है उनके लिए अलग होता। तो ये फिर एक सिमिलर कंट्री में रहने के बाद, एक ही कंट्री में रहने के बाद इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हम अलग अलग करते तो वो एक सिटीजन के लिए फेयरनेस नहीं होती, वहां पे इक्वालिटी नहीं होती, राइट। चलिए, पनिशिंग ऑफेंडर्स, जस्टिस को डिस्पेंस करने का सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि जो भी ऑफेंडर है जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन वो पनिशमेंट किसके थ्रू मिलना चाहिए, एज पर द लॉ। और जब हम उसे पनिशमेंट दे भी रहे हैं एज अ जज, तो वहां हमारे पास जो हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इट शुड बी एज पर द लॉ प्रिस्क्राइब। जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है हम वही फॉलो करके ऑफेंडर को पनिशमेंट दे सकते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड। ठीक है, वहां पे हमें इवन ऑफेंडर इज बीइंग हर्ड। ठीक है, उसके अलावा आफ्टर दैट इवन जो ऑफेंडर है उसके भी एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस लिए जाएंगे, उसके बाद ही जजमेंट पास किया जाए। ठीक है, अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करता है, जो हमने अपनी पहली वीडियो में बात की थी। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, now our first system, that is adversarial system. It is basically an advisory sort of a thing. और यहाँ पे ये बोलता है कि adversarial system is a legal system in which two opposing parties present their cases before an independent and impartial judges. The judge acts as a neutral referee and decides the case based only on evidence and arguments presented by both sides. It is also called the contest system. बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसमें हमें चीजें हैं जो पॉइंट आउट रखनी है, और जो पॉइंट आउट चीजें हैं उन्हें हम 1 2 3 करके मार्क करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि टू ऑपोजिट पार्टीज, दो ऑपोजिंग पार्टीज हैं, they are presenting their case before an independent and impartial judge. Second thing, the judge acts as a neutral referee. ठीक है, और फिर now decide the case based only on evidences and arguments presented by both sides. हमें 4 चीजें इसमें से मिल चुकी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात, दो ऑपोजिंग पार्टी होनी चाहिए जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, वो किसी ऐसे जज के पास आ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है, वो पार्शियलिटी नहीं है उसके मन में, दोनों में से किसी के लिए भी एक तरफ इंक्लाइंड नहीं है, राइट। एंड थर्ड थिंग, the judge is acting as a neutral referee. Judge does not have any inclination upon any of the party. ठीक है, उसके लिए दोनों पार्टी इक्वल है। हाँ, वो आ रहे हैं जस्टिस लेने के लिए, और जज का काम है बीइंग न्यूट्रल, दोनों तरफ सुनना, दोनों तरफ के एविडेंसेस लेना, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को सुनना और फिर जजमेंट पास करना। ठीक है, तो ये हम जहां तक समझ रहे हैं ये हमारी इंडिया में ऑन गोइंग प्रोसीजर है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, कोई भी पार्टी आती है एज जजेस के पास और फिर वहां पे अपने केसेस को सुनाती है, अपना जो उनका मैटर ऑफ डिस्प्यूट है उसे बताती है, अपने आर्ग्यूमेंट्स देती है, उससे रिलेटेड एविडेंसेस देती है, प्रेजेंट करती है, और उसी के बेसिस पर जजेस एंड में जजमेंट डिलीवर करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अच्छा इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, इसके फीचर्स सबसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हम पढ़ेंगे, और ये बहुत नटशेल और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वाली चीजें मैंने बनाई हुई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा पढ़ने में पूरा चैप्टर। जो वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सॉर्ट ऑफ लेंथी दिया हुआ है, मैंने उसको बहुत नटशेल में क्रैक किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इट इज अ पार्टी कंट्रोल लिटिगेशन, पार्टीज कलेक्ट एविडेंस देमसेल्व्स। यहाँ पर अभी जो हम नेक्स्ट वाला दूसरा सिस्टम समझेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी कि ये जो है ये पार्टी कंट्रोल लिटिगेशन है। यहाँ पे जो एविडेंसेस लेके आ रहा है वो पार्टी खुद है, दूसरे वाले में जज लेकर आएंगे, वहां जज की ड्यूटी है। यहाँ पे पार्टी खुद लेकर आ रही है अपने एविडेंसेस, वो जो भी प्रूफ करना चाहती है कोर्ट में उसका एविडेंस को खुद प्रेजेंट करेगी रादर देन एनी अदर पर्सन और द जज बीइंग अपॉइंटेड। ठीक है, चलिए, न्यूट्रल जज, जज डज नॉट इन्वेस्टिगेट इंडिपेंडेंटली, ये अभी हम बात कर रहे हैं, वहां पर जो आएगा अभी जब हम समझेंगे आगे, तो वहां पे जो जज सुन रहे हैं
वो इंडिपेंडेंटली नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो जो भी मैटर आ रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी खुद ही कर रहे हैं, एविडेंसेस भी खुद ही कलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो जज है वो न्यूट्रल है। ठीक, burden of proof, the person making allegations must prove them। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर हमारे इंडिया में भी करंट रनिंग में है कि कोई भी पर्सन, अगर मैं अपना केस लेके जाती हूँ और मैं ये बोलती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, आई एम इनोसेंट, then I have to prove that, and the ex person who is claiming that the person is accused, then that they have to prove themselves। जो burden of proof है वो सबका अपना अपना खुद का है। जो भी आप एविडेंसेस लेकर आ रहे हो उसको प्रूव करना आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर बाउंड बाय लॉ फॉर दैट। ठीक है, चलिए, क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेसेस आर क्वेश्चन बाय बोथ पार्टीज। यहाँ पर विटनेसेस भी आ रहे हैं और ऑपोजिट पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है, एक दूसरे की पार्टी से क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, उसके थ्रू ही बहुत सारे रेलेवेंट चीजें निकल के आती हैं जिनको हम क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, हमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा है ना, अगर आपने दृश्यम देखी होगी तो दृश्यम में ये चीज दिखाई है, आप देखना जाके। ठीक है, ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स आर जनरली पब्लिक। ये हमें पता है हमारे कोर्ट्स जितने भी हैं वो सब पब्लिक हैं, वहां हम जाके कोई भी केस सुन सकते हैं, दे आर ओपन फॉर एनीबॉडी, राइट। और कोई भी केस चल रहा है हम वहां जाके एज अ, इवन एज अ इंटर्न जब हम जाते हैं या एज अ पार्टी टू द केस, एंड इवन नॉट टू द पार्टी टू द केस ऑल्सो, we can go there and listen to the case। ठीक है, चलिए, presumption of innocence, an accused is innocent until proven guilty। ये हमने बहुत शुरू से अपने बचपन से हम सुनते आए हैं हमारे यहाँ कि कोई भी अक्यूज जब तक इनिसेंट माना जाएगा जब तक उसका गिल्ट प्रूफ नहीं हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल बात है, ये प्रिजम्पशन है यहाँ पे इनोसेंस का अक्यूज से रिलेटेड। तो ये जो एडवर्साइरियल सिस्टम है यहाँ पे ये सारे इसके फीचर्स हैं। पहला क्या है, पार्टी कंट्रोल लिटिगेशन, सेकंड न्यूट्रल जज, तीसरा बर्डन ऑफ प्रूफ खुद पर ही है, फोर्थ क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, एंड सिक्स्थ दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है, चलिए अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही देख लेते हैं। ठीक है ना, कि इसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट वो बहुत इलेबोरेटिव वे में है, यहाँ हमने उसको बहुत ही सिंपल बता दिया है। अगर आप एक सिंगल बुलेट भी याद कर लोगे तो आप उसमें आगे एग्जैजरेट करके लिख सकते हो, आप अपना कंटेंशन उसमें डाल सकते हो इफ यू नो द बेसिक्स, राइट। चलिए, इंश्योर इम्पार्शियलिटी, जब जज इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है, तो वहां पर बहुत सिंपल सी बात है कि जज दोनों के लिए ही सेम रहेगा, वहां कोई भी इम्पार्शियलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, फेयर हियरिंग टू बोथ द पार्टीज, यहाँ पर दोनों ही पार्टी को फेयर हियरिंग, अगर जज किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा तो वहां बहुत बट ऑब्वियस है कि वो एक तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा जिसकी स्टोरी उसे ज्यादा अच्छे से पता होगी या उसका इनोसेंस उसे पता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ इट इज ऑल अबाउट what parties are presenting in the court। ठीक है, it's not about what judges are presenting in the court। ठीक है, जज सिर्फ सुन रहे हैं, सुन के एनालाइज कर रहे हैं, लॉ देख रहे हैं, लॉ चेक कर रहे हैं, उसके बाद जजमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इक्वालिटी दे रहे हैं लॉ में, सब इक्वल है, कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, कोई क्लास के बेसिस पर या एक तरफ का केस सुनने के बेसिस पर ही डिसाइड नहीं कर सकता, उसको दोनों तरफ इक्वली सुनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बहुत सिंपल है, हमारे डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है जुडिशरी का, जुडिशरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव बॉडी, दो दे रन हैंड इन हैंड, वो साथ में चलते हैं और उनका एंड मोटिव मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री है, और जो भी डिसीजन लेना है इट इज फॉर वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ठीक है, लेकिन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इटसेल्फ, वो सिर्फ लॉ को फॉलो करती है, लॉ में क्या दिया गया है और उसके बेसिस पर ही केसेस में जजमेंट पास करती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स है कोर्ट में वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, वहां किसी भी तरीके का कोई भी अनबायस्ड चीज नहीं होती, जो दोनों पार्टीज है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सुनने की, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एविडेंस प्रेजेंट करने की, है ना। हमने इतना इतना हमने बेसिक तो हमने अपनी मूवीज में देखा है, हालांकि मूवी में
लॉ सही नहीं दिया होता, जो पूरा प्रोसीजर दिखाया जाता है कोर्ट रूम ड्रामा, दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट इज। लेकिन जो बेसिक प्रोसीजर है कि सुना जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, जज बैठ के सुन रहा है, ये चीजें तो हमें पता है एज अ लेमैन ऑल्सो, राइट। डिसएडवांटेज क्या है इसका? ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसका लिटिगेशन जो पूरा प्रोसीजर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक लॉयर हायर करना पड़ता है, लॉयर की पर्टिकुलर फीस होती है, नंबर ऑफ हियरिंग्स होती हैं अलग अलग, उन हियरिंग पे हमें जाना पड़ेगा, उस पर हियरिंग के हमें लॉयर को पे करना पड़ेगा, और जो भी कोर्ट प्रोसीजर फीस है वो भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है अनडाउटेडली, ये हमें पता है, इतने सारे केसेस हमारे यहाँ पेंडिंग है अभी तक, और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि बल्क नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं, उनको सुनने में टाइम लगता है, पूरा ट्रायल लेने में टाइम लगता है, क्योंकि एंड मोटिव क्या है, जस्टिस सर्व हो, कोई भी गलती ना हो, कोई भी ऐसी पार्टी को सजा ना मिल जाए जो गलत नहीं है, ठीक है। जो भी प्रोसीजर है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए है क्योंकि बहुत इसमें लंबा प्रोसीजर है। इसमें हर प्रोसीजर को इन्वेस्टिगेशन, पहले रिपोर्टिंग ऑफ द केस होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन है, फिर एविडेंसेस लेकर आ रहे हैं कोर्ट में, फिर ट्रायल चल रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, चीफ एग्जामिनेशन है, उसके बाद फिर जाके पूरा केस सुनने के बाद जजमेंट पास किया जाएगा, और फिर उसके बाद अपील और ये सब का तो बहुत आगे का प्रोसीजर, ठीक है। टेक्निकल प्रोसीजर अनडाउटेडली इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर हैं जो हमें उसी फॉर्मेट में, उसी टाइम टाइम बाउंड में हमें फाइल करना पड़ेगा। ये बहुत ही टेक्निकल वे है, अगर आपका टाइम निकल गया तो हो सकता है आपको फीस एक्स्ट्रा देनी पड़े। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन द कोर्ट करेंटली, ठीक है। डिले इन जस्टिस, इट्स ट्रू, जब टाइम कंज्यूमिंग है और पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है तो जस्टिस सर्व करने में टाइम लग जाता है। ये मतलब बहुत एक प्रैक्टिकल वे अगर हम बात करें अपनी कंट्री में करंटली, तो ये प्रोसीजर है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, डिले भी हो जाता है जस्टिस सर्व करने में। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें बहुत बहुत टाइम लग गया, लेकिन अब विद टाइम चीजें बहुत चेंज हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्टैब्लिश हो रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स स्टैब्लिश हो रहे हैं, स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश हो रहे हैं, और फिर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, सबको सुनना, सबके केसेस को करना, अनडाउटेडली इसमें फिर भी फॉल्ट है कि देयर आर एन नंबर ऑफ वैकेंसीज व्हिच आर नॉट फिल्ड येट, उसको फिल करना चाहिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन जो प्रोसीजर है वो उसको कोई नहीं मतलब टाल सकता, राइट। तो वेलियर पार्टीज ऑफन हैव एन एडवांटेजेस, हमें पता है ये वाली केस की जो वेलियर पार्टी आ रही है उनके पास पैसा ज्यादा है, वो अच्छे लॉयर्स हायर कर सकते हैं। जो लॉयर्स हम अगर हम बात करें, हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, तो ये सब वो लॉयर्स हैं जो इवन आज के लैक्स रुपीज चार्ज करते हैं, पता नहीं कितने लैक्स ऑफ रुपीज चार्ज करते हैं, और सब अपने स्टेटमेंट में इन लोगों का गिवन है। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हाँ, जो वेल्थियर पीपल है जिनके पास पैसा ज्यादा है वो अच्छे लॉयर्स हायर कर सकते हैं, और उसकी वजह से उनका केस कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि सब केसेस में जितने अच्छे लॉयर्स हैं वो कभी हारे नहीं है, केसेस में ऐसा नहीं है। लॉ एंड में जो वहां जजेस बैठे हैं वो एज पर लॉ ही चलने वाले हैं, उनके लिए इक्वल है सब कुछ, उनको कोई मैटर नहीं करता कि अगर कपिल सिब्बल भी खड़े हैं और कोई नॉर्मल लॉयर भी खड़ा हुआ है बराबर में, उनको ये मैटर नहीं करता। दे विल ओनली स्पीक अपॉन द बेसिस ऑफ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ द केस, एंड व्हाट लॉ इज सेइंग, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे इंक्विजिटोरियल सिस्टम। तो इंक्विजिटोरियल सिस्टम क्या है? It is basically a legal system where the judge actively investigates first the facts, collects the evidence, and questions witnesses before delivering judgment. The judge plays an active role. तो अब हमें ये समझ आ गया कि इंक्विजिटोरियल सिस्टम क्या है। वहां पे जज ही फैक्ट्स देख रहा है, केसेस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर विटनेसेस को एग्जामिन कर रहे हैं, एंड देयर आफ्टर दे आर अनाउंसिंग देयर जजमेंट, राइट। तो ये जितना भी प्रोसीजर जो चल रहा है, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, ये सब कौन कर रहा है? ये सब जज कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस judges are playing an active role, whereas in adversarial the party to the particular case is playing an active role.
ये सारा काम जो करके ला रहे हैं ये पार्टी टू द केस है, वहां करके ला रहे हैं। यहाँ पे जो भी सब काम कर रहे हैं वो जज इटसेल्फ इज डूइंग। ठीक है, चल। हाँ जी, इसके फीचर्स क्या है पता चल गया हमें। जज कलेक्ट्स इन्वेस्टिगेशन, जज कंडक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उस पर्टिकुलर केस की वो जज खुद ही करवा रहे हैं वहां पर। ठीक है, जो उसका पूरा प्रोसीजर चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का, वहां जज खुद इन्वॉल्व है। ठीक है, हमारे यहाँ पर इन एडवर्सेरियल, वहां पर ये काम किसका है, पुलिस का है इन्वेस्टिगेशन करने का, और द पर्सन हु इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, बट जजेस आर नॉट डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लेस डिपेंडेंट ऑन लॉयर्स, बहुत सिंपल है, जब जज खुद ही इतना सारा प्रोसीजर खुद फॉलो कर रहे हैं तो वहां डिपेंडेंसी अपॉन लॉयर इज लेसर देन इन एडवर्सेरियल। वहां पे जो भी काम कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, फैक्ट्स ढूंढना, उससे रिलेटेड विटनेसेस को एग्जामिन करना, वहां पर सब किसका काम है, लॉयर्स का। ठीक है, और यहाँ पे ये सब किसका काम है, जजेस का। ठीक, रिटन प्रोसीजर इज कॉमन, इट इज वेरी सिंपल कि दोनों में रिटन प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, उसकी बेसिस पर ही जज भी अपना इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस ये सब आगे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, फोकस ऑन फाइंडिंग ट्रुथ, यहाँ पे जज खुद इन्वॉल्व होकर उस ट्रुथ को जानने के लिए आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। यहाँ पे जो इंक्लाइन है, जो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं वो जज ले रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस, जब जजेस खुद इन्वॉल्व हैं तो उनको हर पर्टिकुलर केस के बारे में उसकी हिस्ट्री, उसके फैक्ट्स, उसके एविडेंसेस, उसकी जो भी डिटेल्स है, बहुत मतलब माइनर डिटेल्स, सब कुछ वो जजेस को खुद पता है। एंड नाउ दे आर डिसाइडिंग एज पर द लॉ, दे आर आल्सो फॉलोइंग द प्रोसीजर, दे आल्सो, जैसे एडवर्सरियल में था वैसे ही सेम इंक्विजिटोरियल में भी है, यहाँ पे भी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो काम वहां पे लॉयर कर रहे थे वो यहाँ पे जजेस कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है, वहां स्लोअर जस्टिस, यहाँ फास्टर जस्टिस, वहां पे एक्सपेंसिव, यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव, जजेस एक्टिवली डिस्कवर द ट्रूथ, वहां पर लॉयर्स आर डिस्कवरिंग द ट्रूथ। ठीक, फीवर प्रोसीजर डिले, यहाँ पे क्योंकि जज खुद इन्वॉल्व है तो डिले होने के चांसेस बहुत कम है, वहां लॉयर्स इन्वॉल्व है तो वहां पे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डिले बहुत कॉमन है। ठीक है, वहां पे जो जजेस लॉयर्स अपनी तरफ से वहां थोड़ा सा प्रोसीजर को डिले करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन यहाँ पे जजेस खुद इन्वॉल्व है तो यहाँ पे डिले के चांसेस कम है कंपेरेटिवली एडवर्सरियल से। डिसएडवांटेज क्या है, जज हैज ग्रेटर पावर, जब जज खुद ही इंक्लाइंड है उस केस में, खुद ही सुन रहा है, खुद ही सब चीजें कलेक्ट करके लेकर आ रहा है, तो जज के पास एक बहुत बड़ी पावर होगी। अब उसके बाद इवन इट कुड बी पॉसिबल कि वो अच्छे तरीके से या गलत तरीके से भी उसको यूज कर सकता है। ठीक है, उसको आर्बिट्ररी भी यूज कर सकता है, उसको एक तरफ इंक्लाइन होके भी यूज कर सकता है। ठीक है, रिस्क ऑफ बायसनेस, बहुत सिंपल, अभी हमने यही डिस्कस किया है, जब वो केस सुन रहा है तो एक तरफ बायसनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम, अगर हमें भी अपनी फ्रेंड आके अपना कोई केस बताती है कि यार पता है मेरे साथ ना ये हुआ, वहां मैम ने पता है मुझसे ये बोल दिया, मैम ने ऐसा बोल दिया, अब हम अपनी मम्मी का पूछते हैं कि मैम तो गलत है, इसका मतलब मेरी फ्रेंड सही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दूसरी वाली पार्टी वो भी सही हो, इट माइट बी पॉसिबल, राइट। तो थोड़ी सी बायसनेस हमारी हो जाती है जिस तरह हम ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं बिटवीन द ट्रूथ एंड द फॉल्स। ठीक है, लिमिटेड रोल ऑफ पार्टीज, जो यहाँ पे पार्टीज टू द केस है उनकी रोल बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो भी उनका प्रोसीजर है, जो फर्दर प्रोसीजर है आफ्टर रीचिंग द कोर्ट, वो सब कौन कर रहा है, वो सब जज कर रहे हैं, और वहां पर वो सारा काम जो है वो पार्टी टू द केस पे है, और लॉयर्स का है जो अपॉइंट करके लेकर आते हैं। लेस अपॉर्चुनिटी क्रॉस एग्जामिनेशन, ये हमें समझ में आ रहा है, जब जज खुद ही कुछ कलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं, खुद ही एविडेंसेस प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद ही विटनेस को एग्जामिन कर रहे हैं, तो वहां लॉयर्स के पास जो क्रॉस एग्जामिनेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि क्वेश्चन करना उस चीज को प्रैक्टिकली बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं होता है, होता है प्रैक्टिकली इन द कोर्ट्स, बट जो हमारे प्रोसीजर है
उसमें कंपैरिजन अगर करें हम इससे, तो हमारे यहाँ प्रोसीजर में ज्यादा है। हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही खुले तरीके से होता है, वहां पे हम एक दूसरे से रिवर्ट बैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बायसनेस, थोड़ी सी इंक्लिनेशन ऑफ टू वन सिंगल पार्टी की वजह से सामने वाला जो पार्टी होता है, पार्टी तो केस, वो थोड़ा सा बचता है, थोड़ा सा एक बार सोचता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने से पहले। तो जो उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है कंपैरेटिवली इन एडवर्सरी। अब हम आगे अपने मेन टॉपिक पे, ये हमने पूरी पढ़ी है, जो पढ़ा है वो हिस्ट्री है, वो सिस्टम क्या फॉलो करता है वो है। और अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, टाइप्स क्या है, कहां से आया और क्यों आया। सिंपल, ठीक है। चलिए, now alternate dispute resolution meaning it refers to the method of resolving disputes outside traditional courts. ADR provides faster, cheaper and more amicable way to settle dispute. इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी ऐसा सेटलमेंट जो हम नॉर्मल कोर्ट से, हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट से, उनसे बाहर जाके अगर हम सेटलमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, उसको रिजॉल्व करने का कोर्ट के अलावा जो प्रोसीजर है वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। सिंपल, हमें कोर्ट में ना जाके, कोर्ट जैसी ही जो बॉडी स्टैब्लिश की गई है, वहां पे हम जाके क्या कर रहे हैं, अपना जो भी हमारा डिस्प्यूट अराइज हो रहा है बिटवीन द पार्टीज, और उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम पूरा लॉ फॉलो करेंगे, यहाँ पे हम पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है उसे फॉलो करेंगे, उसके बाद जाके जजमेंट पास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, ADR includes methods like arbitration, mediation, conciliation, negotiation, लोक अदालत। ये सारे टाइप्स ऑफ एडीआर है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं एडीआर के, ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं और ये इन प्रैक्टिस है करेंटली, और बहुत ही सक्सेसफुल है। अगर हम बात करें अपने डेली टू डेली प्रैक्टिकल लीगल जो कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है, अगर हम उसको बात करते हो, अगर हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखें, तो ये एक बहुत अच्छा लॉ निकल के आया है और बहुत ही अच्छा वे निकल के आया है इसके लिए, कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके दिए हुए, हम किसके थ्रू एडीआर कमिट कर सकते हैं, एडीआर के अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो वो है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन एंड लोक अदालत। ठीक है, अब ये हम अलग अलग सब प्रोसीजर को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चल, हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव क्या था एडीआर का। अगर ऑलरेडी हमारे कोर्ट्स रनिंग थे, हमारे पास तो कोर्ट शुरू से ही थे फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, और ब्रिटिश एरा से भी पहले जब राजा महाराजाओं का टाइम था, व्हेन किंग्स वर रूलिंग इन द कंट्री, दैट टाइम आल्सो वी हैव आवर कचहरीज। अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी होगी आपको पता होगा, कचहरी उस टाइम में भी होती थी, कोर्ट्स उस टाइम में भी बैठते थे, सुना जाता था, तब जजमेंट पास किया जाता था। ये शुरू से प्रोसीजर था। लेकिन अब विद टाइम ऐसी क्या नीड हुई कि हमें एडीआर को स्टैब्लिश करना पड़ा, हमें कोई ऐसा वे स्टैब्लिश करना पड़ा जो ऑलरेडी रनिंग में था, लेकिन उसको कोडिफाइड करना पड़ा, उसका एक पर्टिकुलर लॉ बनाना पड़ा। तो उसकी बेसिक, उसका पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था वो हम समझेंगे। क्या है, इट रिड्यूसेस द कोर्ट बर्डन, क्योंकि कोर्ट के पास पहले ही इतने सारे केसेस हैं, इतना पेंडेंसी है, वहां इतना टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, इतना लंबा प्रोसीजर है जो फॉलो करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करते हुए, कोर्ट का जो बर्डन था उसको कम करने का सबसे बड़ा जो सोल्यूशन निकल के आया वो एडीआर निकल के आया। ठीक है, चलिए, स्पीडी जस्टिस, जब बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत बर्डन रिमूव हुआ वहां से, और यहाँ पे एक बहुत शॉर्ट प्रोसीजर दिया गया है, उसको फॉलो करने के लिए बोला गया है, तो जस्टिस बहुत जल्दी सर्व होने के चांसेस है, राइट, इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया है। अगर दूसरा मोटिव भी देखें, सिर्फ कोर्ट का बर्डन हल्का करने के लिए काम नहीं था, जो जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी सर्व कर दिया जाए, ये भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन था एस्टेब्लिशमेंट का। कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस, अगर वहां पे हम देखें कि बहुत कॉस्ट बेयरिंग है, वहां पर नॉर्मल आपकी डेट्स लग रही हैं, आप वहां जा रहे हो, हर डेट पे लॉयर को पे कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे एक आपको ही प्रोसीजर बता दिया गया, आप ही खुद चूज कर रहे हो अपना आर्बिट्रेटर, आप ही खुद सब कुछ लेकर आ रहे हो, फीस वो भी प्रिस्क्राइब कर रहा है और दोनों पार्टी मिलके म्यूचुअली सब कुछ डिसाइड कर रही हैं। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका निकाल दिया, ठीक है। प्रिजर्व रिलेशनशिप, बहुत सही बात है, क्योंकि अब अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां डेली टू डेली हेयरिंग्स, डेली टू डेली मतलब बहुत सारी बातें निकल के आती हैं और बहुत सारा क्योस क्रिएट हो जाता है इन डेली लाइफ। और यहाँ पे क्या रहा कि यहाँ पे हमारे हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, हम दोनों पार्टनर्स से, हमने एमके हम दोनों ने साथ में मिलके ये सेटलमेंट किया कि ये पर्सन हमारा आर्बिट्रेटर है, ये हमारे केस को सुनेगा। उनको हमने सुनाया अपना पूरा केस, उन्होंने डिसीजन लिया एज पर द लॉ, जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है उनको वही फॉलो करना पड़ेगा, और वो फॉलो करते हुए उन्होंने एक डिसीजन लिया जिससे हमारे रिलेशनशिप भी बने रहे नॉर्मल, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग है, ये पता है कि जब ये बिटवीन द पार्टीज है और पार्टीज बहुत लिमिटेड हैं, इसमें जिसके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है और जो बीच में एक आर्बिट्रेटर है, दीज आर इन्वॉल्व, तो ये वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत इजी है, ठीक है। Now, need for ADR. So, India has crores of pending court cases, and ADR helps by reducing backlog, saving time, reducing litigation cost, and encouraging settlement. ये चारों ही अगर हम देखें ना तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पैसा भी कम खर्च हो रहा है, टाइम भी हमारा कम खर्च हो रहा है, कोर्ट में हेयरिंग मतलब अगर हम आर्बिट्रेशन मतलब एडीआर की बात करें तो वहां पर सेटलमेंट भी बहुत जल्दी हो रहा है, हमें सुना भी जा रहा है बहुत, और स्पीडी जस्टिस सर्व हो रहा है, और इस सब की वजह से कोर्ट पे बर्डन भी कम पड़ रहा है, ठीक है। बैकलॉग जो है इनको रिड्यूस कर रहे हैं, टाइम को हम सेव कर रहे हैं इसके थ्रू, लिटिगेशन कॉस्ट एक्सपेंसिव नहीं है तो कॉस्ट भी बहुत कम आ रही है निकल के, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को हम एनकरेज कर रहे हैं एडीआर के थ्रू, जो लॉ के थ्रू प्रिस्क्राइब है पूरा प्रोसीजर। चलिए, इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स बहुत, अगर हम बात करें कि एडीआर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो उसके बहुत एकदम पॉजिटिव मतलब पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहली चीज है वॉलेंटरी है, ये हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, इसमें डिसाइड हम लॉ के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं लेकिन हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, ये हमारे पास वहां पे पावर है। कॉन्फिडेंशियल है, लेस एक्सपेंसिव है, नॉन टाइम कंज्यूमिंग है ना, और उसके अलावा इनफॉर्मल स्पीडी म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल कॉन्फिडेंशियल वॉलेंटरी लेस एक्सपेंसिव स्पीड। देखो मैंने ना आप लोगों के लिए ये सब चीजें इतनी शॉर्ट में पता क्यों लिखी, क्योंकि जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो उसमें थ्योरी तो पहले ही दी हुई है, ठीक है। अब थ्योरी में मान लो एक पेज दिया था, अब एक पेज के 10 पॉइंट्स में इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम जब एडीआर समझ गए तो उसके फीचर्स में जब हम कॉन्फिडेंशियल लिखेंगे या फिर हम उसमें वॉलेंटरी लिखेंगे तो उसको हम खुद इलैबोरेट करके लिख सकते हैं एग्जाम में, राइट। सो ये रिवीजन पर्पस से बहुत इजी है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, अब स्कोप क्या है एडीआर, हम कौन से डिस्प्यूट्स हैं जिसमें एडीआर के लिए हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हम जा सकते हैं, वहां पे हम अपना केस फाइल कर सकते हैं, तो कौन से मैटर्स हैं, कौन से डिस्प्यूट्स हैं जो इस सब के अंदर आ सकते हैं, हम देखते हैं। वो है कमर्शियल डिस्प्यूट, कोई भी अगर हमारा पार्टनर्स का आपस में डिस्प्यूट हो रहा है, कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, अब तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी जितनी भी पार्टनर्स वगैरह हैं ये सब आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं, ये कोर्ट में अपना सेटलमेंट करना ही नहीं चाहती क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है वहां पे, तो आर्बिट्रेशन को बेस्ट सूटेड लगता है, ठीक है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, जो फैमिली रिलेटेड जो मीडिएशन सेंटर में जितने भी फैमिली डिस्प्यूट केसेस होते हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो सब मीडिएशन में जाते हैं। देन लेबर डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, इंश्योरेंस डिस्प्यूट, construction disputes, international trade, banking disputes, and yes, so these are all the disputes which are being covered under ADR. अब चाहे इनमें से कोई सा भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा हो, चाहे वो कमर्शियल हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, इंटरनेशनल ट्रेड रॉल से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी हो, इसके लिए हमारे पास एक मीडियम मिल चुका है और वो मीडियम है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने का हमें लीगली अलाउ कर दिया, ठीक है।
चलिए, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडीआर। बहुत अब हम पीछे से पूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, अब हमें बहुत इजी लग रहा होगा समझने में। हमें पता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। बहुत जल्दी स्पीडी जस्टिस मिलेगा, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा हमारा, हमारी कॉस्ट ज्यादा निकल के नहीं आएगी, और हमें हम वॉलंटरी खुद डिसीजन ले सकते हैं, अपना आर्बिट्रेटर डिसाइड कर सकते हैं, हम कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, जो सामने वाली पार्टी है उससे हम अपना रिलेशनशिप अच्छा रख सकते हैं, ये सारे चीजें। ठीक है, स्पीडी डिस्पोजल, disputes are settled much faster than courts. Simple, cost effective, बहुत मिनिमम कॉस्ट निकल के आएगी, जो हम ही आपस में वो डिसाइड कर लेते हैं पार्टीज, जो प्रैक्टिकली होता है वो। कॉन्फिडेंशियल है, सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन रिमेन्स प्राइवेट व्हेन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, तो वो वहां पर दोनों ही पार्टी इन्वॉल्व है, अपने जो भी उनके बिजनेस रिलेटेड अफेयर्स है उनको वो बहुत ही प्राइवेट रख सकती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि पार्टी ही चूज कर रही है, टाइम प्लेस प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी उधर है एक पार्टी, तो दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ आना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कौन सुनेगा हमारे केस को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, बेटर रिलेशनशिप, यूजफुल वेयर फ्यूचर रिलेशनशिप्स मैटर। कोई भी अगर ऐसा केस है जहां हमारे, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंपनी बिल्ड हुई, वो दोनों भाइयों ने ही मिलकर कर ली, उसके बाद डिस्प्यूट अराइज हो रहा है और अब वो म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं आर्बिट्रेशन में जाने के लिए, तो वहां उनको अगर वो रिश्ते अपने एज इट इज रखते हैं, पर हमको एक सेटलमेंट निकाल के लाना है कि अगर जो इनके बीच का डिस्प्यूट है वो कैसे रिजोल्व होगा, तो वो एडीआर में इजी प्रोसीजर है। एक्सपर्ट डिसीजन मेकर, जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वहां पे जो भी हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे म्यूचुअली दोनों पार्टी मिलके, हम वो पहले ही, मतलब जब हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं अपना आर्बिट्रेटर, तो हम खुद ही देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस चीज में एक्सपर्टीज रखता है, इसके पास इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज है। ठीक, इट इज लेस फॉर्मल, क्योंकि फॉर्मेलिटी बहुत कम है, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर बहुत लंबा कोडिफाइड वो तरीका नहीं है, सिंपल प्रोसीजर बताया है कि नोटिस दो, ये करो, एग्रीमेंट दिखाओ अपना, दोनों अपने अपने फैक्ट्स और एविडेंसेस लेकर आओ, और उसके बाद आर्बिट्रल अवार्ड या जजमेंट लेके जाओ। ठीक है, अब हम इसका ना थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं कि एडीआर आया कहां से। एडीआर पहले था इम्प्रैक्टिकल और अनकोडिफाइड वे में, ठीक है, लेकिन उसको कोडिफाइड ड्राइव करने का पर्पस में कहां से मिला, ये हम समझे। ठीक है, तो सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है, ये हमने ये पूरा एज इट इज लिखा है, इसको हम सिर्फ समझने का फोकस करेंगे इसमें आगे। ये बोल रहा है where it appears to the court that there exist elements of settlement which may be acceptable to the parties, the court may formulate the terms of settlement and give them parties for their observation. Then after receiving the observation of the parties, the court may reformulate the terms of possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, judicial settlement, including settlement through लोक अदालत and mediation. ठीक है, किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट। इवन आप कोर्ट में अगर कोई ऐसा केस चला जाता है ना, तो कोर्ट में बोलती है कि सुनो आप अपना ये आपका केस है, आप इसे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करो, जल्दी होगा, आपको बहुत इफेक्टिव डिसीजन मिल सकता है विद वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत कम कॉस्ट बेयर करने के साथ। मोस्टली अगर हम देखेंगे ना प्रैक्टिकली, तो जितने भी जो मैरिज से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो मीडिएशन सेंटर में ही भेज दिए जाते हैं थ्रू कोर्ट। ठीक है, the purpose of this section is to enable the courts to legally refer the matters to ADR, to dispose of the cases expediently and to reduce the backlog. In the modern era, several new and sophisticated forms of ADR techniques have been developed. ये लोक अदालत जो है वो उसी का पार्ट है। ठीक है, now problems faced by the court, the law courts are confronted with following problems. क्या प्रॉब्लम्स थी, लैक ऑफ नंबर ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस, ये हमें पता है कि जजेस भी कम है, कोर्ट्स भी कम है हमारे पास, उसकी वजह से केस को सुनना बहुत ही डिले होना पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग लिटिगेशन इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ, एब्सोल्यूट continuation of some pre-existing legal statutes.
ये पता है पॉपुलेशन ज्यादा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, उसकी वजह से इंक्रीजिंग केसेस है, उसकी वजह से इंक्रीजिंग लिटिगेशन चल रहा है इन करंटली इन कंट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, क्योंकि ये बहुत लॉयर्स फीस, कोर्ट फीस, प्रिंटिंग वगैरह XYZ इतना ज्यादा लंबा कॉस्ट निकल के आता है बाद में जब हम केस देखते हैं, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केस हम लड़ने गए और वहां पे इतनी कॉस्ट लग जाती है उस केस को लड़ते टाइम कि अगर फेवर में हमारे नहीं आया तो हमारे लिए वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है कि केस भी हार गए और इतना पैसा भी खर्च हो गया। ठीक है, तो एडीआर ने ये जो जब लॉ स्टैब्लिश किया था पार्लियामेंट में, तो उनके पास एक ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि उनको एक ऐसा लॉ कोडिफाइड करना था जहां पर कॉस्ट भी कम हो, इंसान इजीली अपने केसेस लेके जा सके, वहां से सुना जाए और उसके बाद जजमेंट पास किया जाए। पर बेसिकली इसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते, कोई भी हीनियस क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता, सिविल केसेस जो सिविल नेचर के केसेस होते हैं वही सुने जाते हैं। Now delay in disposal of cases resulting in huge pendency in all the courts, ये हमें पता चल गया। तो ये चार बेसिक सी चीजें थी जो कोर्ट फेस कर रहा था, जिसकी वजह से एडीआर को इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू ऑल दी प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड थ्रू जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत एंड मेनी अदर प्रोसीजर्स। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे आर्बिट्रेशन क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ एडीआर। ठीक है, और आर्बिट्रेशन इन पर्टिकुलरली क्या है? तो arbitration is a process where parties appoint an independent arbitrator whose decision is binding. Arbitration is outside the court settlement of a dispute by one or more persons who are appointed as an arbitrator by both the parties. ये ADR का पार्ट है, टाइप ऑफ ADR है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट है, दोनों पार्टी आएंगी जिनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है, इंडिपेंडेंटली अपना आर्बिट्रेटर सिलेक्ट करेंगी, उसके बाद जाके अपने जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो बहुत शॉर्ट प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके अपने एग्जामिनेशन, अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करेंगी इन फ्रंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, और दोनों ही अपनी म्यूचुअल चीजें प्रेजेंट करेंगी जिसपे वो अपना सेटलमेंट कराना चाहती हैं। एंड आफ्टर हियरिंग टू बोथ द पार्टीज, नाउ द आर्बिट्रेटर विल डिसाइड व्हाट इज टू बी सेटल अपॉन। ठीक है, और ये जो पूरा जो प्रोसीजर है ये बाइंडिंग है अपॉन द पार्टीज, जो आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट कर रहे हैं वो बाइंड होंगे उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर अवार्ड के बाद, के उस जजमेंट के बाद। Now, according to Section 21A of the Arbitration Conciliation Act 1996, arbitration means any arbitration whether or not administered by permanent arbitral institution. In other words, any form of arbitration, irrespective of its nature, has been recognized statutorily in India by bringing such arbitration under the ambit of the Arbitration Conciliation 1986. It consists of a simplified trial with simplified rules of evidence and with no discovery. Arbitration hearings are usually not a matter of public record. The arbitral award is binding on the parties just like court or decree or order. Basically, it is governed by Arbitration and Conciliation Act 1996. ये नई बात कर रहा है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पार्टीज जो है वो अपनी आर्बिट्रल अपॉइंट करेंगी, उसके बाद एक नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने एविडेंसेस लेकर आएंगे, वहां एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो आर्बिट्रेटर दोनों पार्टी को सुन रहा है उसके बाद वो कोर्ट में अपना सेटलमेंट बताएगा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हियरिंग। लेकिन एक सॉर्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर, हम इसे प्रॉपर स्ट्रिक्टली लीगल प्रोसीडिंग नहीं बोल सकते बट सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं। ठीक, हाँ जी, प्रोसीजर समझ लेते हैं इसका, बहुत सिंपल है। दो पार्टीज के बीच में टू और मोर पार्टीज इन बिटवीन whom dispute has been arised, ठीक है, डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, उसके बाद दोनों ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए म्यूचुअली डिसाइड किया है और दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन चुका है, एंड आफ्टर दैट दे हैव डिसाइडेड देयर आर्बिट्रेटर। ठीक है, दोनों ने मिलकर ये अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है कि वो कौन सुनेगा उस आर्बिट्रेटर को, और ये सब ना बताया गया है अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट कि आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है।
ठीक है। बट अभी इतना बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, आप लोग इसको बाद में लॉ में बहुत इजीली पढ़ोगे और प्रैक्टिकली भी देखोगे जब आप कोर्ट प्रैक्टिस करोगे या इंटर्नशिप्स करोगे अपनी, और आगे का बढ़ोगे। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल हियरिंग जो होती है वो हियरिंग होगी, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, डेट रखी जाएगी, उसमें दोनों पार्टीज को आना होगा, दोनों पार्टीज के जो भी कंटेंशंस होंगे, जो भी मैटर ऑफ डिस्प्यूट होगा उसको प्रॉपरली सुना जाएगा। जो उसको कोरोबोरेट करने के लिए वो एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगे, उसको कौन देखेगा, चेक करेगा, आर्बिट्रेटर। ठीक है। दोनों के एविडेंसेस को, बेसिकली इसमें ऐसे बहुत सिविल केसेस होते हैं जो हमारे बीच में कोई छोटा सा डिस्प्यूट हो गया, हमारे बीच में पार्टनरशिप थी फॉर एग्जांपल, और पार्टनरशिप में पहले ही प्रिस्क्राइब था कि 50% शेयर मेरे हैं, 49% आपके हैं, 1% हमने डोनेट किए हुए हैं, वो एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बिहाफ में से किसी की तरफ से अगर कोई भी डेडनेस होती है और उसकी वजह से वो आर्बिट्री डिसीजन यहाँ पे आर्बिट्रेशन में आना पसंद करते हैं। हियरिंग हो गई, एविडेंसेस देख लिए गए, उसके बाद आर्बिट्रल अवार्ड पास कर दिया जाएगा थ्रू होम, थ्रू आर्बिट्रेटर। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो बाइंडिंग है अपॉन द पार्टीज। जो पार्टीज लेकर आ रही हैं, जो दोनों को तरफ से सुना जा रहा है, उसके बाद जब आर्बिट्रेटर एक डिसीजन दे रहा है तो वो डिसीजन बाइंडिंग है उन दोनों पार्टी के ऊपर। पार्टी कैन नॉट डिनाई लेटर ऑन कि अब हमें ही मतलब है, हम नहीं सुन रहे, ऐसा वो नहीं कर सकती है। जब आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ है तो आपको, आप उस पर बाउंड हो, आपको सुनना पड़ेगा, आपको वो फॉलो करना। ठीक है। एडवांटेज क्या है आर्बिट्रेशन का? बहुत सिंपल, फास्ट है, बहुत जल्दी प्रोसीजर हो जाता है, इवन बहुत सारे सेटलमेंट विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स हो जाते हैं, कभी कभी तो अगर अच्छा कुछ म्यूचुअली डिसाइड होता है तो 1 मंथ के अंदर भी सेटलमेंट हो जाता है। उसके अलावा प्राइवेट है, आउट ऑफ द कोर्ट है, इसीलिए प्राइवेट है, दोनों ही आपस में डिसाइड कर रहे हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है। देन एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर्स हैं, जो यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स आए हैं वो एक्सपर्ट हैं, उनको उस पर्टिकुलर डोमेन की बहुत अच्छी नॉलेज। ठीक है। फाइनल डिसीजन, जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है, दोनों पार्टी बाइंड है उस आर्बिट्रल अवार्ड के बाद। एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इवन आर्बिट्रल जो आर्बिट्रेशन है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर आप लोगों को भी पता हो तो पहले आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन जो सेंटर था हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में, वो सिर्फ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन सेंटर के नाम से था। नाउ इट इज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन सेंटर। बहुत अच्छी बिल्डिंग हुई है, बहुत मतलब केसेस भी बहुत अच्छे आते हैं। इवन जो बहुत बड़ी कंपनीज है जिनका टर्नओवर करोड़ में है, वो पार्टीज आती है वहां अपना सेटलमेंट कराने, और बहुत इजीली और स्मूथली काम करती है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड अपील है, अपील का जो प्रोसीजर है वो बहुत लिमिटेड है। आप आगे पढ़ोगे इसमें पूरा क्या है, कैसे अपील होती है, बहुत ही लिमिटेड वे में है। आप सिर्फ हाईकोर्ट जा सकते हो, फिर उसके बाद आप बहुत प्रिस्क्राइब मैनर है लेकिन बहुत ही लिमिटेड फॉर्मेट में है। और कॉस्टली इन कॉम्प्लेक्स मैटर, अगर कोई भी मैटर जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मैटर्स है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर्स है, वहां पर जो कॉस्ट निकल जाती है वो बहुत हेवी कॉस्ट, क्योंकि एक दूसरी पार्टी के ऊपर कॉस्ट बेयर होती है, तो सामने पार्टी को वो कॉस्ट देनी पड़ेगी या जो भी कॉस्ट लगेगी। ठीक है। हाँ, तो टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है। तो बेस्ड अपॉन जुरिसडिक्शन एंड पार्टीज, हमने ये तीन चीज बेसिस पे टाइप को डिसाइड कर लिया है, जुरिसडिक्शन एंड पार्टीज, प्रोसीजर्स एंड मैनेजमेंट, कंसेंट एंड लॉ। ठीक है। इन तीनों के बेसिस पर अलग अलग डिवाइड कर लिया है, अब हम तीनों को अलग अलग समझेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। पहला है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हमें यही समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा आर्बिट्रेशन जो विद इन द कंट्री टेक प्लेस कर रहा है, जो लोकल लॉज को फॉलो करते हुए फॉलो कर रहा है, वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है। वहीं से जो इन्वॉल्व पार्टीज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज एंड क्रॉस बॉर्डर एंड ट्रेड एलिमिनेशन, तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, जहां जहां दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो इंटरनेशनल पार्टी है, तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो जाएगा। International commercial arbitration focuses specifically on cross-border business and trade disputes. For example, if I am doing a trade or a business with Dubai, with a company who is established in Dubai, तो वहां पे कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा और जब हम उसे एमिकेबली म्यूचुअली डिसाइड करने जा रहे होंगे तो वो कवर होगी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की। ठीक है। Now based on procedures and management, institutional arbitration,
Now managed by an official organization like ICC, SIAC that provides set and rules and administrative help. जो भी हम बात कर रहे थे ना DIAC ये सब, तो ये इंस्टीट्यूशनल, इनके प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, वहां पे आप आओगे अपना केस लेकर, वहां पे आपको आर्बिट्रेशन के थ्रू आपको केस को सुना जाएगा, आपको वहां पे अवार्ड पास किया जाएगा, ठीक है। नाउ दैट इज नेक्स्ट इज एडॉक आर्बिट्रेशन, set up and run completely by the parties themselves without any outside organization. यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, दोनों ही पार्टी म्यूचुअली बैठ के डिसाइड कर रही है, यहाँ पे किसी भी अदर बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, a speedy process with strict time limits over a 6 month limit and simplified written rules. ये फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन है, यहाँ पे टाइम की बेसिस पे जल्दी से जल्दी केस सुना जाता है, कम से कम टाइम 6 मंथ का लिमिट पीरियड लेके चलते हैं और जल्दी से जल्दी केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ठीक है। Now based on consent and law, voluntary arbitration chosen freely by both the parties through a mutual agreement or contract, ठीक है। यहाँ पे ये कि पार्टी ही डिसाइड कर रही है, यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं है, हमने ही वो डिसाइड कर लिया, हमारा ही वॉलंटरी डिसीजन है और हम ही अपने मैटर को सुनवाएंगे, किससे, हम ही उनसे अपना केस जो हम अपना प्रोसीजर करवाएंगे वो सब उन्हीं के थ्रू करवाएंगे, और यहाँ बाहर किसी स्टेटरी बॉडी को इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहे, ठीक है। Now compulsory statutory arbitration forced upon the parties because a specific law or government rules requires it. जैसे DIAC, SIAC, वो हर स्टेट में है, हर जगह पे स्टैब्लिश, वहां पे एक लॉ है, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको सुनने के लिए, और उसको सुनने के बाद तब आर्बिट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ मीडिएशन की बात करते हैं हम, तो मीडिएशन क्या है, हमने एक टाइप पढ़ लिया एडीआर का, आर्बिट्रेशन है, दूसरा पार्ट मीडिएशन है, और इससे रिमेनिंग जो हमारा नेक्स्ट जो भी रहेगा वो हमने पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और आप इस पूरे वीडियो के थ्रू ना अपना पूरा चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सको, ये मोटिव से, ठीक है। The mediation usually involves a neutral third party who tries to facilitate the issues between the parties and guides them through dialogues to a win-win situation. Mediation settlements are non-binding in nature. A neutral mediator helps parties negotiate. Mediator cannot impose a decision. Decision belongs to party. Mediation क्या काम कर रहा है, दो लोग आए हैं, दोनों को सुन रहा है, ठीक है। अब दोनों को सुनने के बाद एक म्यूचुअली जगह पर पहुंचकर उनको नेगोशिएट कर रहा है कि क्या आप इस बात के लिए एग्रीड हो या आप इस बात के लिए एग्रीड हो, पर जो कोई डिसीजन दे रहा है दीज आर नॉन बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ये पार्टीज के ऊपर बाइंड नहीं करेगा मीडिएशन, मीडिएशन सिर्फ मीडिएट कराने का काम कर रहा है, सिर्फ नेगोशिएट कराने का काम कर रहा है, सिर्फ वो काम कर रहा है जिसपे दोनों पार्टी एक पर्टिकुलर चीज पे आके एग्रीड हो जाए, इतना काम है सिर्फ मीडिएटर का। लेकिन जब वो अपना डिसीजन बता रहा है, उसको मानना या नहीं मानना, फॉलो करना या नहीं फॉलो करना, ये पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है, इट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर, ठीक है। और उसकी वजह से जो भी मीडिएटर है वो न्यूट्रल है अपनी तरफ से दोनों पार्टी को सुनते टाइम, और मीडिएटर कैन नॉट इम्पोज अ डिसीजन एंड द एंड डिसीजन बिलोंग्स टू पार्टीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त है ए और मेरा दोस्त है बी, या मेरा दोस्त नहीं है, मैं एक थर्ड पार्टी, ठीक है, मेरे पास ए और बी दोनों लेकर आए और वो बोलते हैं कि ये पेन ये मेरा है, बी कह रहा है ये पेन मेरा है, ठीक, सिंपल। अब इस पेन पर कहीं ना कहीं अंदर नाम लिखा हुआ था जो हल्का सा इरेज हो गया, ठीक। अब मैंने वो सिर्फ पेन देखा, मैंने उस पे ए के इनिशियल्स देखे, ए के नाम के इनिशियल्स देखे, ठीक है, और बी को बताया मैंने कि देखो इस पे जो है ना, इस पे ए का इनिशियल्स है, तो ये ए, आप एक काम करो, ए या तो आप ये बी को दे दो और इसकी कॉस्ट आप ए को वापस कर दो, या ए आप इसको रख लो, बी ये आपसे आपको बिलोंग नहीं करता है, आप अपने आप को मतलब एग्रीड रखो कि हाँ ये मेरा नहीं है, राइट। लेकिन अब मैं जब ये डिसीजन दे रही हूँ तो ये पार्टी के ऊपर है कि वो मेरा डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है, whether they are feeling themselves to be bound by that particular thing or they are not feeling about
टू बाउंड बाय द डिसीजन, उसके बाद भी वो कोर्ट जा सकते हैं मीडिएशन होने के बाद भी, ठीक है। और हमने इससे बहुत अच्छा एग्जांपल देखा था, ये जो प्रैक्टिकली मीडिएशन होता है वो फैमिली एज मैरिज रिलेटेड इश्यूज में बहुत ज्यादा मीडिएशन सेंटर में केसेस भेजे जाते हैं कि आप पहले एक बार मीडिएट कर लीजिए, आप एक बार पहले नेगोशिएट कर लीजिए, आप देख लीजिए कि एक बार किस पर्टिकुलर चीज पे ये दोनों पार्टी सेटल हो रही है यहाँ पर, और अगर वो सेटल हो जाती हैं सुपर गुड, इफ दे आर नॉट बीइंग सेटल ऑन दैट पर्टिकुलर मीडिएशन देन दे गो बैक टू द कोर्ट, ठीक है। प्रोसेस, इसका प्रोसेस वही है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि डिस्प्यूट अराइज हो गया दोनों पार्टी में, मीडिएटर अपॉइंट कर दिया गया, ये कोर्ट मीडिएटर अपॉइंट करता है, ठीक। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे कोर्ट ने ही उनको मीडिएशन सेंटर में भेज दिया अपने केस को बताने के लिए, ज्वाइंट मीटिंग हो रही है जिसमें दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, हियरिंग हो रही है दोनों पार्टीज की, ठीक है, और उनके इश्यूज को सुना जा रहा है, इश्यूज बीइंग हर्ड, बीइंग हर्ड, ठीक है। अब नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया, दोनों पार्टी को सुनने के बाद उनके बीच में क्या नेगोशिएशन हो सकता है, क्या वो दोनों पार्टी एक पर्टिकुलर चीज पे आके दोनों ही एग्रीड हो सकती है, ये मीडिएटर डिसाइड करता है दोनों को सुनने के बाद, और उसके बाद वो नेगोशिएशंस लेकर आता है कि क्या तुम इस पर्टिकुलर चीज पे एग्रीड हो, या फिर जैसे फॉर मैरिजेस के केस में कि क्या तुम साथ में जाना चाहती हो, क्या तुम नहीं साथ में जाना चाहती हो, क्या तुम्हें मतलब जो तुम्हारा चाइल्ड है उसे तुम्हें रखना है या जो चाइल्ड है वो तुम्हें रखना है, इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल इफ फाइलिंग फॉर मेंटेनेंस तो तुम्हें कितना मेंटेनेंस चाहिए, क्या तुम इतने पे एग्रीड हो, तो ये सारी चीजें मीडिएटर सुन रहा है और नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन द पार्टीज। नाउ आफ्टर दैट सेटलमेंट एग्रीड, अगर दोनों नेगोशिएट होने के बाद अगर कोई भी दोनों पार्टी सेटल हो गई तो सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाता है, वहां पे साइन हो जाते हैं, दोनों उस चीज पर सेटल्ड है, दोनों उस चीज पे राजी हो चुके हैं, दोनों ही एग्रीड है, और जो भी हुआ है दोनों की म्यूचुअल डिसीजन के बाद हुआ है, और जो भी डिसीजन मीडिएटर ने दिया है वो दोनों को नेगोशिएट करने के बाद ही पास किया है। लेकिन अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं होगा उसके बाद मीडिएशन सेंटर खुद कोर्ट के पास आपको वापस भेज देगा, अब आप कोर्ट में ही सुनाओ अपनी बात, जाके कोर्ट में ही जाके सेटलमेंट करो, नाउ आवर पार्ट इज डन, नाउ कोर्ट इज इन्वॉल्व इन बिटवीन, ठीक है। चलिए एडवांटेज क्या है इसका, रिलेशनशिप प्रिजर्व रहते हैं, अगर अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं बाद में कि म्यूचुअली मिल सके, इफ चाइल्ड इज इन्वॉल्व, इफ एनी अदर केस इज देयर, तो अगर वहां पे अपनी रिलेशनशिप प्रिजर्व कर रखते हैं तो मीडिएशन बहुत अच्छा एक मीडियम है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, क्विक है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत अच्छा डिसीजन जल्दी से जल्दी भी आ सकता है, कॉस्ट बेयरिंग नहीं है, पैसा ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत ही सिंपल हेयरिंग होती है, बहुत इजी टू वे प्रोसीजर है, और कॉन्फिडेंशियल है, दो जो बात हो रही है वो मीडिएटर, तो दोनों पार्टी जो डिस्प्यूट है सिर्फ वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ इसमें भी क्लासिफिकेशन है मीडिएशन में भी, ठीक है, क्लासिफिकेशन दो में बेसिकली, वन इज कोर्ट नेक्स्ट एंड सेकेंड इज कोर्ट स्टाइल अप्रोचेस। चलिए तो कोर्ट कोर्ट अरेस्ट क्या है, the initiated directly by judges under section 89 of the CPC directing pending court litigations to formal court attached mediation center, मतलब कि सेक्शन 89 के अंदर सीपीसी का कोर्ट ही आपको कहां भेज रहा है, मीडिएशन के लिए भेज रहा है, ताकि आप अपना शॉर्ट पीरियड में अपने केस को सॉल्व कर सके, ठीक है। प्राइवेट मीडिएशन, voluntary chooses by parties outside the courtroom framework where independent qualified professional mediators are hired privately on a fees for service basis for both pre-litigation and existing dispute। में समझ में आ रहा है कि प्राइवेट है इसका मतलब दोनों पार्टी म्यूचुअली किसी एक पर्सन को एज अ मीडिएटर अपॉइंट कर रही हैं, दोनों ही डिसाइड कर रहे हैं कि इनकी ये फीस होगी, और दोनों ही डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी प्रोसीजर है ये हमारे बीच में फॉलोड रहेगा, ठीक है। Institutional mediation conducted under the administrative supervision of recognized mediation bodies or a specialized chamber that provides certified panels of mediators, fixed procedural rules and designated facilities।
जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वहां पे मीडिएशन सेंटर्स जो बने हुए हैं वो एक स्टेटरी बॉडी है, वो इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन का तरीका है। वहां पे एक जज बैठे हुए हैं, वही सुन रहे हैं उस केस को, वही एक मीडिएटर एज अ मीडिएटर काम कर रहे हैं और वही एज अ सेटलमेंट एग्रीमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन ई-मीडिएशन परफॉर्म वर्चुअली थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स एंड वेब प्लेटफॉर्म्स रिमूविंग ज्योग्राफिकल बैरियर्स फॉर पार्टिसिपेशन सेशन। ये जस्ट अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो अब टाइम पीरियड आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है, उसका एक वे है, वो है ऑनलाइन मीडिएशन। The community mediation focus on resolving local neighborhood, public or minor disputes affecting communal peace, structure to preserve social harmony at the grassroots level। कोई भी community dispute जो होते हैं, mediation जो चलते हैं, जो भी community related disputes हैं, उनको settlement कराने का जो procedure है, वो पूरा एक community mediation के थ्रू होता है। वहां पे भी एक mediator appointed है, वो हमारी problems को सुनेगा और उसके बाद जाके एक settlement पे आएगा उस parties को negotiate करने के लिए। ठीक है। Court style approaches used by mediator. Now, facilitative mediation. The neutral mediator guides the communication process and helps party discover mutual interest without expressing personal opinion or imposing judgment. यहाँ पे बहुत सिंपल है, मीडिएटर से बैठ के सुन रहा है, सुनने के बाद म्यूचुअली नेगोशिएट कर रहा है और उसमें अपना कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन या ओपिनियन बाउंड नहीं कर रहा उस पार्टी के ऊपर। वो सिर्फ बता रहा है कि आप दोनों मिलकर इस पर्टिकुलर डिसीजन को ले सकते हो फॉर योर बेटरमेंट, राइट, टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट, राइट। दैट इज फैसिलिटेटिव मीडिएशन। इवैल्यूएटिव मीडिएशन, द मीडिएटर रिव्यूज द लीगल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ईच साइड केसेस, ऑफरिंग नॉन बाइंडिंग सजेशंस, predictions or recommendation on the merit to encourage a fair settlement। ये बेसिकली ये इसमें पूरा इवैल्यूएशन मीडिएशन इन्वॉल्व है। इवैल्यूएशन क्या है, वो देख रहा है, वो ये देख रहा है कि क्या इसका लीगल केस कितना स्ट्रॉन्ग है या इसका लीगल केस कितना वीक है, और उसके बाद जाके वो एमिकेबल सेटलमेंट कर रहा है, उसके बाद जाके वो नेगोशिएशन कर रहा है और इन दोनों पार्टी को एक पर्टिकुलर सेम पेज पर लेकर आ रहा है। ठीक है। फॉर द सेटलमेंट। ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन, the mediator focuses on empowering individuals parties to understand each other's perspective, aiming to transform and repair the relation conflict itself rather than just reach an immediate deal। ये भी वही सेम प्रोसीजर है कि दोनों पार्टीज को सुन रहा है, उसके बाद दोनों की जो चीजें हैं उनको आपस में ट्रांसफर करके देखा है कि क्या इस चीज पे सेटल हो सकता है या ये पर्टिकुलर पार्टी इस पे सेटल हो सकती है, और उन दोनों के बाद एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आ रहा है और उसमें उनको बता रहा है कि आप एक काम करिए, आप इस चीज में सेटल हो जाइए। ठीक है। और ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, ये जस्ट अ नेगोशिएशन स्किल्स है। यहाँ पे जो मीडिएटर है वो अपनी नेगोशिएशन स्किल्स दिखाते हुए दोनों पार्टी को सेम पेज पे लाने की कोशिश कर रहा है। दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। ठीक है। चलिए, तो हमारा आज की जो हमारा सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और उसी की वजह से हमारा मन कर रहा है आगे और वीडियोस बनाने का। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है कि क्लास 11-12 को पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क इजीली मिल सके, उनका जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसी के थ्रू उनको चीजें नट शेल में रिविजनल पर्पस से मिल सके ताकि वो रिविजन अच्छे से कर सके अपने एग्जाम में। हमारा मोटिव सिंपल है और उस मोटिव को आप लोग बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हो और बहुत अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हो उन लोगों को, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप टीसीआर फैमिली का हिस्सा बने रहिए और आपको उसी के थ्रू बहुत सारी वीडियोस फॉर योर 11-12, फॉर योर क्लैट पर्पसेस, फॉर योर later in LLB purpose, then later on in AIB purpose, then later on in judiciary, all these things, इससे रिलेटेड आपको टीसीआर फैमिली हमेशा आपके साथ है, आपको हर हेल्प के लिए आपके साथ है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां से हमारा नंबर लीजिए, हमें कॉल करिए। आपको पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें पीडीएफ चाहिए इस पर्टिकुलर चीज की। आपको सब कुछ हमारी तरफ से पूरा असिस्टेंस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। आप ऐसे हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कोई भी डाउट है उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।